नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान हिदासीस में। दोस्तों, आपको पता है कि 5 तारीख को सी-टेट का एग्ज़ाम है। सी-टेट में ईवीएस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें कि 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं और साथ ही कुछ मनोविज्ञान के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की ईवीएस की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो आपको इन बुक्स का अध्ययन बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 3 की ईवीएस को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आप ये समझिए कि ईवीएस में आपके 30 में से कम 10 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए तथा यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में एक पॉइंट दिया गया है, मनोविज्ञान का पॉइंट है कि जो बच्चे हैं अपने आसपास की चीज़ों को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। आसपास की चीज़ों को देख के बहुत कुछ सीखते हैं। अतः बच्चों को कक्षा में बैठाकर ही अध्ययन न करा के उन्हें बाहरी दुनिया को दिखाना भी चाहिए, यानी कि उन्हें बाहरी चीज़ों का अवलोकन भी कराना चाहिए। ये मनोविज्ञान का पॉइंट है जो कि आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। सी-टेट में अगर आप इस पॉइंट को ध्यान रखते हैं तो कई क्वेश्चन आप करने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। और चूँकि आप कक्षा 3 की बुक देख रहे हैं ईवीएस की, तो किताब में जो जानवर शब्द का प्रयोग किया गया है ये सभी तरह के जानवरों हेतु किया गया है, जिसमें कि सभी प्रकार के कीट, पक्षी, स्तनधारी आदि सभी आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि जो कक्षा 3 के बच्चे होते हैं उन्हें सांप, कीड़े मकोड़े, छिपकली आदि का जो डिफरेंस है इतना बारीकी से नहीं पता होता। ये सभी चीज़ों को जानवर के अंतर्गत ही सीखते हैं। अतः आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कक्षा 3 तक के बच्चे जानवर के अंतर्गत सभी चीज़ों को गिनते हैं दोस्तों। और जो बच्चे होते हैं उन्हें उनको जानवरों की नकल करना बहुत अच्छा लगता है। जानवरों का जो आवाज़ होती है उनकी आवाज़ की कॉपी करना बच्चों को पसंद होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और दोस्तों, एक जिक्सा क्या होता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जिक्सा होता है जैसे कोई फिगर बना होता है और इसको काट दिया जाता है, इसको कैंची से काट दिया जाता है और बच्चों को दे दिया जाता है कि इन टुकड़ों को आपको सेट करते हुए वो चित्र बनाना है जो कि चित्र बना था। तो ये गेम आपका जिक्सा कहा जाता है। और दोस्तों, जिक्सा के विषय में दिया हुआ है कि जिक्सा ऐसा बनाया जाए जिसमें कुछ चुनौती हो, सीधे टुकड़े ना हो जो आसानी से जोड़े जा सकें। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। जैसे ये जिक्सा एक बना हुआ है, जिक्से को इसमें काटा गया है कैंची से, देखो किस प्रकार से काटा गया है, काफ़ी टफ तरीके से काटा गया है। अगर अब ये टुकड़े बच्चों को दे दिए जाएं कि आप इन्हें सेट करें तो बच्चों को कुछ चुनौती होगी। ऐसा ही जिक्सा बनाया जाना चाहिए। जिक्सा आप ऐसा नहीं बना सकते कि इसके 4 खंड कर दिए चित्र के और बच्चों से कहा इसको सेट कीजिए, तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि वो एकदम आसान हो जाएगा। तो ये जिक्सा के विषय में आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। अब आप नेक्स्ट हम देखते हैं, जो बच्चों को कविता गाना पसंद होता है, और कविता उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाना चाहिए। कविता बच्चों को ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसका अच्छा तरीका है कि बच्चों को एक साथ कविता गाने को कहा जाए। कक्षा में सामूहिक रूप से अगर कविता गाने को कहा जाएगा तो वो कविता बच्चों को अपने आप याद हो जाती है दोस्तों। ये हैं जो सूखे पत्तों से चित्र बनाए जाते हैं, सूखे पत्तों का प्रयोग करते हुए चित्र बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके मध्य प्रदेश का इंदौर है, वहाँ पे एक चित्रकार थे विश्व चित्रांकर जिनका नाम था, ये नाम आपको याद रखना है, विश्व चित्रांकर जिनका नाम था। ये सूखे पत्तों से ऐसे चित्र बनाने हेतु फेमस थे। सूखे पत्तों से ऐसे चित्र बनाने हेतु कौन फेमस था? तो फेमस थे विश्व चित्रांकर। ये कहाँ के थे? तो ये मध्य प्रदेश एमपी इंदौर के निवासी थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे, जैसा कि आप चित्र में देख भी सकते हैं दोस्तों। अब तीसरा चैप्टर है पानी। दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ विशेष नहीं है आपका, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं बताया है। और दोस्तों, चौथा चैप्टर है आपका जिसमें स्कूल के विषय में बताया गया है दोस्तों।
बच्चों से अपने परिवार के संग हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के व्यक्तियों की खासियत भी पहचान सकेंगे। अगर आपके कक्षा में बच्चे आते हैं तो आप उनसे ये कहिए कि आपके घर में जो व्यक्ति कैसे हंसते हैं, कैसे गाना गाते हैं, आप उनके विषय में बताइए। इससे क्या होता है, सभी बच्चों को एक दूसरे के विषय में जानकारी भी प्राप्त होती है और कक्षा में बहुभाषिकता भी आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चूहों में जो देखने की क्षमता होती है, चूहों में देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद की क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। चूहे में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद की क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हम जिम्मेदार नागरिक कैसे बन सकते हैं। ऑप्शंस हो गए आपके कि टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें, अपने आप को ठीक से साफ करें और टॉयलेट जाने के बाद हाथ अच्छी तरह से धोएं। इन 4 पॉइंट को हम प्रयोग करके जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसमें कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये पॉइंट नहीं है। तो ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अब ये सफाई के विषय में बात किए जा रही है तो दोस्तों, गांधी की 150वीं वर्षगांठ हेतु स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान जो कि मोदी जी ने शुरू किया, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पे शुरू किया गया था। यह हमें एहसास देता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं किंतु हमारा फर्ज है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 150वीं जयंती पे स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब खाना अपना चैप्टर जो कि 6ठा चैप्टर है के विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों, अब इसमें मैं हांगकांग में रहती हूँ। ये बच्ची कह रही है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर रिंग हू फेन खाते हैं। ये क्या है? रिंग हू फेन ये एक सांप की डिश होती है। तो सांप का भोजन कहाँ पे किया जाता है? हांगकांग में किया जाता है। और इस डिश का नाम क्या है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, अब ये जूनी नाम की एक बच्ची है जो कि जम्मू कश्मीर में रहती है। ये कहती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो मच्छी बनाई जाती है वो सरसों के तेल में बनाई जाती है। और ये जूनी आगे बताती है कि एक बार हम गोवा गए, वहाँ पर हमने मछली खाई पर उसका स्वाद बहुत ही डिफरेंट था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो डिफर होगा ही, मतलब स्वाद तो सेम होगा नहीं, क्योंकि गोवा में जो मच्छी बनाई जाती है, वो आपकी नारियल के तेल में बनाई जाती है, कोकोनट के तेल में बनाई जाती है, जबकि जो कश्मीर में बनाई जाती है मच्छी वो सरसों के तेल में पकाई जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों, अब टॉमस की बात करते हैं तो टॉमस कहता है मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें पसंद हैं, मुझे सर्वाधिक 2 चीज़ें पसंद हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा मिल जाए तो मज़ा क्या आता है, क्या मज़ा ही आ जाए। मतलब टॉमस कहता है जो कि केरल में रहता है कि उसके आंगन में एक वृक्ष होता है और आंगन में उगती है एक यानी कि 2 चीज़ों से वो डिश बनती है, एक ऊंचे पेड़ पे तथा दूसरी ज़मीन के नीचे होती है। और उसमें नारियल की चटनी या नारियल की करी के साथ उसको खाया जाता है, जिसे कहा जाता है टैपिकोवा। तो इन भोजन के विषय में जो मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान रखना है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में आपकी सरसों के तेल में बनी हुई मछली तथा गोवा में आपकी नारियल के तेल में बनी हुई मच्छी खाई जाती है, तथा केरल में आपका टैपिकोवा खाया जाता है जो कि नारियल की करी यानी कि नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है, जिसमें कि एक चीज़ जो है आंगन में ऊपर वृक्ष पे तथा एक नीचे ज़मीन पे पाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, चेहरा है या आईना,
आपको पता होगा कि हमारे चेहरे में जब कोई भाव आते हैं तो उन्हें हम चेहरों से, अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हैं। छोटे बच्चे तो बात करना नहीं जानते हैं, वे अपने चेहरे से या हाथों से कुछ भी अपनी बातों को समझाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं अपने हाव भाव से ही अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसमें हम पक्षियों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों ये सिर पर मेरे हैं सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, तो मेरा नाम क्या है? ये है मोर आपकी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ऐसे ही कविता देके पूछी जा सकती है कि इस पक्षी का नाम क्या है, तो ये आप याद रखें। जैसे कि दिया गया है, हरे हरे हैं मेरे पंख, मेरी चोंच का हरी मिर्च मैं खाता हूँ, तो दोस्तों ये आपका तोता हो जाएगा, पैरेट हो जाएगा। ये चीज़ आप भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो कि हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने और गर्दन घुमाने के तरीके में डिफरेंट होता है? मैना एक पक्षी होती है, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमा सकती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार क्या हर एक सीटेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप इसे ध्यान रखिए कि कौन सा पक्षी झटके के साथ अपनी गर्दन घुमाता है, तो झटके के साथ मैना अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जबकि जो ये अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ये अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, मीन्स ये गर्दन अपनी एक बिल्कुल पीछे साइड की ओर घुमा सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों कई ऐसे पक्षी होते हैं जो हमारी आवाज़ की नकल करते हैं, उन्हें हमारी आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। क्या आप किसी ऐसे पक्षी का नाम जानते हैं? बताइए। अगर जानते हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आगे हम देखते हैं बारिश के। दोस्तों अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भोजन पकाने के कितने तरीके हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो भोजन पकाने के मुख्यतः 4 तरीके हैं: भूनकर, उबालकर, तलकर तथा सेंककर। इन 4 तरीकों से भोजन को पकाया जा सकता है। अगर इसके अलावा अन्य कोई ऑप्शन दिया जाता है तो वो भोजन पकाने का तरीका नहीं होगा। ये 4 तरीका आपको याद रखने हैं। और दोस्तों कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिन्हें कच्चा भोजन भी किया जाता है, जैसे चना वगैरह है, तो इन्हें आप कच्चा भी खा सकते हैं। तो कुछ भोजन कच्चे भी किए जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों इस यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने हेतु किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें आप देख सकते हैं। इसमें कुछ बताने लायक खास है नहीं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी हम वो आपको बताएंगे, वो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट चैप्टर है काम अपने अपनी। दोस्तों इसमें दिया, बातचीत के दौरान यह संदेश देना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करें। जेंडर विषमता ये क्या होती है? जेंडर विषमता मीन्स होता है कि ये काम बॉयज ही कर सकते हैं, ये काम बच्चियाँ ही कर सकती हैं, ये काम बच्चे कर सकते हैं, ये काम बच्चियाँ कर सकती हैं। जो जेंडर विषमता है, जो जेंडर के ऊपर काम डिपेंड हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। ऐसी बातें आपको अपनी बातों के थ्रू अपनी कक्षा में बच्चों के सामने स्पष्ट करनी है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा जेंडर विषमता से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों कक्षा में जेंडर विषमता नहीं होनी चाहिए, जेंडर विषमता को स्थान नहीं देना चाहिए। जबकि जो बहुभाषिकता है इसको स्थान देना चाहिए। बहुभाषिकता हमारी कक्षा हेतु अनिवार्य है। बहुभाषिकता मीनिंग होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करें। इससे क्या होता है, जो हमारी कक्षा में है वो विविधता ज़्यादा आती है और बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीख सकते हैं। तो कक्षा में बहुभाषिकता होनी चाहिए, किंतु जेंडर विषमता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं जिन व्यक्तियों की आंखें नहीं होती हैं या उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उनके अध्ययन हेतु एक जो विकसित की गई है, एक पद्धति विकसित की गई है, उसे कहते हैं ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये ब्रेल पद्धति जो है ये फ्रांस के एक निवासी थे,
लुईस ब्रेयर इन्होंने बनाई थी। और दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, उभरे हुए बिंदु होते हैं। उन्हीं को हम टच करके, जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो स्पर्श करके उन्हीं 6 बिंदुओं को कुछ भी किसी भी जो उनको बताया जाता है उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये देख सकते हैं इसमें 6 बिंदु होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इन्हीं के आधार पे अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है। अब दोस्तों 14वां चैप्टर है, कहाँ से आया किसने पकाया। दोस्तों कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। और इसमें जो है आपकी जेंडर विषमता नहीं होनी चाहिए। जेंडर विषमता मीन्स आपका लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचा सकें। अगर सपोज एक ही कक्षा में अलग अलग घरों के बच्चे भोजन कर रहे हैं तो उनके बीच चर्चा होनी चाहिए, किंतु इस संवेदनशीलता के साथ होनी चाहिए कि किसी भी सदस्य की संवेदनाओं को ठेस न पहुंच सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अब हम बर्तन के विषय में बात करते हैं, जो कि कक्षा 3 की बुक में एक पॉइंट दिया गया है कि बहुत 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 वर्ष पहले ऐसा समय था जब व्यक्तियों के पास बर्तन नहीं होते थे। उनको खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि शुरू में जो बर्तन बनाए गए वो पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेद कर, और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए गए थे। यह भी खोज लिया गया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाया जाना चाहिए। तो ये बर्तन के विषय में आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। दोस्तों अब हम गेम्स के विषय में देखेंगे। दोस्तों इसमें एक गेम दिया गया है ठिप्पी। ठिप्पी कैसे खेला जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ठिप्पी गेम कैसे होता है। तो इसमें बताया गया है, रितिका नंदिता से कहती है, अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझो, ठिप्पी को पहले खाने में डालो, फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। लाइन पे पैर रखोगी तो खेल से आउट हो जाओगी। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो। वापसी में ठिप्पी जरूर उठा कर लाना। याद रहे 4, 5, 7, 8 खाने में ही दोनों पांव रख सकते हैं। अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो। इसी तरह सभी खानों में बारी बारी ठिप्पी डालो। तो ये ठिप्पी गेम होता है आपका। ये देखिए फिगर बना हुआ है ठिप्पी गेम का। कितने खाने हैं आप देख सकते हैं, इसमें 8 खाने होते हैं, 8 खाने। और जैसा कि आपको बताया गया है कि आप दोनों चौथे, पाँचवें, 7वें, 8वें खाने में दोनों पैर एक साथ रख सकते हैं। इस खाने में और इस खाने में 7वें, 8वें और चौथे, 5वें में पैर एक साथ रख सकती हैं। अन्य खानों में आपको एक पैर से ही जाना है। दोस्तों ऐसे स्थानीय गेम्स के नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जिसमें है स्टापू, पिट्टू, अष्टाचंगा पे। तो इन गेम्स के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों आपने सानिया मिर्जा का नाम तो सुना ही होगा। ये भी गेंद से खेल खेलती हैं। और वो कौन सा गेम है, तो वो गेम है आपका टेनिस। तो टेनिस सानिया मिर्जा से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। अब दोस्तों चिट्ठी के विषय में हम बात करते हैं। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित, व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलाव को जानने हेतु प्रेरित करें और उन्हें वेबसाइट के विषय में भी बताएं, वेबसाइट क्या होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं घर के विषय में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो आप मजाक में मत समझिए, इससे आप क्वेश्चन फंसेंगे, 100% फंसेंगे। और आपको मैं इस स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम कम है। इस वीडियो को आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। अभी एक ऐसा वीडियो कक्षा 4 की ईवीएस पे आएगा और एक वीडियो कक्षा 5 की ईवीएस पे आएगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कक्षा 4 और कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की ईवीएस की बुक दी थी, किंतु कुछ स्टूडेंट्स ने कहा सर इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम इसमें क्या देखें, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ
काफ़ी फास्ट वीडियो होगा, इसे आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में। और दोस्तों आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम घरों के विषय में बात करते हैं दोस्तों। कक्षा 4 और कक्षा 5 का वीडियो ही आपको 2-3 दिन में प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों अब अपने घरों के विषय में बात करते हैं तो असम, मैं असम के गांव से आया हूं। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 फुट से 12 फुट ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पे बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। दोस्तों ये घर आप देख सकते हैं। असम में बहुत अधिक बारिश होती है तो यहाँ पे बांस के घर बनाए जाते हैं। और दोस्तों बांस की ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपसे सीधे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो बांस के घर असम में बनाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो घर होते हैं आवश्यकता वहाँ की कैसी कंडीशंस हैं उनके अनुसार बनाए जाते हैं। ये बच्ची बता रही है कि मैं मनाली से आई हूँ, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर बारिश भी बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी बहुत अधिक पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बारिश अधिक होती है, ठंड भी अधिक होती है, बर्फ़ भी गिरती है, तो वहाँ पे मकान पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, इनकी जो छत होती है झुकावदार बनाई जाती हैं ताकि इनमें जो बर्फ़ होती है वो तुरंत नीचे आ जाए, छत पे बर्फ़ ना टिक पाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप इसका फिगर भी देख सकते हैं। दोस्तों अब राजस्थान, मैं राजस्थान के एक गांव से हूं और हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी भी होती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे खूब गर्मी भी होती है। मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और गोबर से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो ये घर, ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे घर आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखिए कि इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में गीत भी गाए। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पिया, बहुत मजा आया। शाम को हम सब डर झील घूमने गए और यहाँ पर हमने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे, कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे। बीच में 4 चिनारी। तो दोस्तों ये 4 चिनारी और शिकार तथा चप्पू, ये जो शब्द हैं ये आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये डल झील है ये जम्मू कश्मीर में है और उसी में जो नाव घूमती हैं, जो घर नुमा नाव होती है, उन्हें शिकार कहा जाता है। और शिकार को आगे बढ़ाने हेतु हम चप्पू का यूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पिया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इलायची और बादाम डला हुआ कहवा कहाँ पिया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में पिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों जो बर्फ़ के घर होते हैं, दोस्तों शिकार ये होते हैं शिकार, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नाव होते हैं जो घर नुमा बने होते हैं, इन्हें शिकार कहा जाता है, शिकारा कहा जाता है। दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों जो बर्फ़ का घर होता है उसे इग्लू कहा जाता है, जहाँ अत्यधिक बर्फ़ होती है। बर्फीले क्षेत्रों में अंटार्कटिका साइड इस तरह के घरों का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अब जानवर, हमारे साथी जानवर, जो कि 19 नंबर चैप्टर है, उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि जो पक्षी होते हैं कीड़ों को खाते हैं और हमारे फलों को ख़राब नहीं होने देते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों एक किसान था और एक महारानी साहिबा थी। इनके महारानी के साहिबा के पास एक बाग थी और उस बाग को ताकने का काम उन्होंने इस किसान को सौंपा हुआ था। एक बार ऐसा हुआ कि ये किसान इनकी बाग के आम इन्हें पहुंचाने आया, तो महारानी साहिबा ने कहा इस बार आम बहुत कम हुए हैं। तो उन्होंने कहा महारानी साहिबा बाग में कुछ पक्षी आ गए थे तो उसकी वजह से आम कम हुए, पक्षी हमारे आम खा गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, किंतु आगामी वर्षों में पक्षी बाग में नहीं आने चाहिए।
आगामी वर्षों में जब पक्षी बाग में नहीं आए तो बाग में एक भी फल ही नहीं पैदा हुआ, आम पैदा ही नहीं हुए। क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि जो पक्षी होते हैं वे आम की सुरक्षा करते हैं, जो कि उसमें कीट पतंगे होते हैं उन्हें खा जाते हैं और आम सुरक्षित रहते हैं। तो बाग में पक्षियों का जाना भी आवश्यक है। जो पक्षी होते हैं वो कीड़ों को खाते हैं और इनसे फल खराब नहीं होते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। छोटी सी कहानी जो मैंने सुनाई ये आपकी कक्षा 3 की बुक में दी हुई है। और दोस्तों बात करते हैं बूंद बूंद से, जो कि 20 नंबर चैप्टर है। माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। बज्जू गांव कहाँ है? राजस्थान में है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं होती तब कुछ घर दिखाई देते हैं। दोस्तों राजस्थान में अत्यंत शुष्क मौसम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा रेत ही रेत दिखती है। और जब कुछ रेत कम होती है, कभी कभार हवा कम होती है, तब कुछ घर दिखाई देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, तब पानी को बचाने हेतु यहाँ पे बनाया जाता है टाँका। ये नाम आपको ध्यान रखना, टाँका बनाया जाता है पानी को बचाने हेतु। अब टाँका क्या होता है दोस्तों? आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टाँका बनाते हैं। टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बनाते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नीचे टाँके में इकट्ठा हो जाता है। और टाँके छत की नाली पे एक जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टाँके में न जा सके। ये चीज़ आपको चित्र के माध्यम से हम दिखाते हैं दोस्तों। चित्र के माध्यम से दिखाते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक कुआं टाइप में बना दिया जाएगा, इसे ढक्कन से ढक दिया जाएगा और जो आपका छत का पानी होगा ये सभी पानी इस गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है। राजस्थान में ऐसी चीज़ों को कहा जाता है टाँका। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। वहाँ पे पानी संरक्षण हेतु इस उपाय को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सब इसे बहुत ही मनोरंजन हेतु उपयोग करते हैं। इन क्षेत्रों में पानी की बहुत समस्या है, अतः पानी की बचत करने हेतु और जो बारिश का पानी है उसे स्टोर करने हेतु ऐसा व्यक्ति करते हैं और मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी बचाने हेतु प्रेरित हो सकते हैं और पानी सबका है और पानी पे सभी का साझा है, इस बात को समझ सकते हैं। दोस्तों अब तरह तरह के परिवार, जो कि 21 नंबर चैप्टर है, इस बात को भी हम बता सकते हैं कि परिवार संयुक्त होते हैं। आपके एकल परिवार भी होते हैं। परिवार ऐसे होते हैं जिसमें संयुक्त परिवार वे होते हैं जिसमें कि सभी एक साथ रहते हैं। एकल परिवार वे होते हैं जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये पॉइंट आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में। दोस्तों जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें सभी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। एक दूसरे पर डिपेंड होने का मतलब यह है कि आपका सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश से घास पैदा होती है, सूर्य के प्रकाश से घास पैदा होती है और घास को छोटे छोटे कीट वगैरह घास खाते हैं। टिड्डा आपका घास खाता है और टिड्डे को फिर पक्षी खाता है, टिड्डे को पक्षी खाता है, पक्षी को अन्य पक्षी खाते हैं और पक्षियों को सांप खाते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, सूरज, पानी, हवा। तो ऐसी चीज़ों को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी कि सभी चीज़ों की दूसरे पर निर्भरता होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो ये हो गया आपका दोस्तों कक्षा 3 का ईवीएस का इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों हालांकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने कवर की हैं, कक्षा 3 की बुक में से सभी चीज़ें कवर हो गई हैं, किंतु इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कक्षा 5 की बुक। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।